हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। तो लास्ट क्लास आई होप आप लोगों ने देख ली है, द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमने फीचर्स डिस्कस करे अपने संविधान के, और साथ ही हमने ये देखा क्या हमारा संविधान यूनिटरी है या फेडरल है। तो हमने क्या जाना, हमने वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल कंट्री के वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं। तो वो पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें अपने संविधान में देखने को मिलते हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए उसके अंदर ये आपको जरूर मेंशन करना है कि जी हाँ, हमारा संविधान जो है वो फेडरल है इन नेचर, क्योंकि ये पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर हैं। और वो क्रिटिक्स या वो जो जूरिस्ट हैं जो हमारे संविधान को यूनिटरी कहते हैं, तो उनके वो जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, गवर्नर का अपॉइंटमेंट और ऑल्टरेशन के टाइम पे पार्लियामेंट की पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप वहां पे मेंशन करेंगे। तो आप जानते हैं हमारी इस सीरीज का सोल पर्पस क्या है। हमारी इस सीरीज का सोल पर्पस ये है कि संविधान के बारे में आपको एक बेस आपका रेडी हो जाए। उस बेस से अब आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब को रेफर करेंगे अपने नोट्स को एडिशनली मतलब इंक्रीज करने के लिए, या अपनी नॉलेज को और एनहांस करने के लिए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट यू कैन यूज दैट इन द जुडिशरी, इन द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है वो अब आपको पता चल चुका है, जो कि मेरा ये टारगेट है इस सीरीज का। साथ ही दोस्तों, आई एम वेरी श्योर ये सीरीज जिसने भी पूरी देख ली, आपको मेंस आंसर राइटिंग के ऐसे ऐसे बिट्स मिलेंगे जो कि माइट भी आपको अपने खुद से सेल्फ स्टडी करने पे ना मिले। ठीक है, तो डू ऐड दीज लेक्चर्स इन योर प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि ये आपका जो चैनल है ये है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है लॉ वाला चैनल। तो लॉ वाला चैनल पे हमने स्टार्ट किया था विद द फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था वो मतलब हर एक टॉपिक हमने कवर किया था। लगभग आई थिंक 45+ लेक्चर्स होंगे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में मान के चलिए पढ़ना है, या आपको और डिफरेंट अप्रोच चाहिए है, तो वो भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, वरना आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। So a lot of blabbering here. Without any further ado, let us just start off with the session. Today we are going to cover the part of preamble. My dear friends, a very important part it plays in preliminary, in mains, also has been asked in many interviews. तो preamble क्या होता है, generally preamble किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम जानते हैं। ठीक है, हमें एक ऐसी ब्रीफ नॉलेज चाहिए कि हम आंसर राइटिंग कर पाएं, और हमें प्रियम्बल के से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉज हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमें क्लियर हो जाए। तो आइए इस सेशन में इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दोस्तों, प्रियम्बल हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, जैसा मैंने बोला है। नाउ व्हाट इज प्रियम्बल, छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। आप लोग किताब पढ़ने के शौकीन होंगे, आप में से बहुत लोग होंगे जो नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते होंगे या मैगजीन्स पढ़ना पसंद करते होंगे। तो आपको बिफोर बिगिनिंग द बुक, बिफोर द चैप्टर्स, बिफोर द इंडेक्स, देयर इज अ पेज नोन एज प्रीफेस। प्रीफेस है कि नहीं है? तो इस पेज में आपको एक जिस्ट मिलता है, क्या होने वाला है, किताब के अंदर किस बारे में बात करी जा रही है, क्या एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है ना, वही रोल प्रियम्बल प्ले करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा होगा इन योर स्कूल्स, तो आपने देखा होगा हर किताब के पहले प्रियम्बल लिखा होता है, राइट। तो तब से हम सोचते थे कि ये क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इट इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या बताता है, सोर्स बताता है। प्रियम्बल क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रियम्बल बताता है कि हमारा संविधान का नेचर क्या है, हमारी कंट्री का नेचर क्या है, और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ये 4-5 चीजें हैं जो हमें प्रियम्बल को देखने को मिलती हैं। अडॉप्शन डेट हमें पता चलती है। तो बेसिकली प्रियम्बल को उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। लर्न कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रियम्बल लर्न करने में कोई बुराई नहीं, और आई एम वेरी श्योर कि अभी तक कि आप लोगों को लर्न हो भी गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रियम्बल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर बात करी जाए, यू कैन यूज दिस अगेन इन दी मेंस आंसर राइटिंग एनी ऑफ द डेफिनेशंस।
डिक्शनरी में क्या बोला गया? इट इज अ प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट इन स्पीच और राइटिंग एंड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेक्शन, क्लॉज, प्रीफेस, प्रोलूग, इंट्रोडक्शन. It is also defined as an introductory paragraph or a part in a statute, deed or other document setting forth the ground and intention. See, now this is very important. क्या preamble से हमें पता क्या लगता है? preamble से हमें ground पता लगता है, हमें intention पता लगता है उस particular statute का, उस particular deed का, उस particular law का, right? अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को धनंजय दास वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 1982 के केस में डिफाइन भी किया है. कहा है प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी. इंट्रोडक्शन क्या होता है? मैंने इंट्रोड्यूस करा अपने आप को, मैं बताने जा रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन होता है, शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, स्टार्ट. So it is introductory part or the part in the statute or other document setting ground and intention of it. यही चीज. चलिए आगे आइए. तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का? दोस्तों प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए. इट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव. हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. Introduction to the Constitution and helpful to understand the policy and the legislative intent of making the Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into Upanishad. It embodies in a solemn form all the ideals and aspirations for which the country has struggled ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रिजाइम. जो ब्रिटिश काल में हमने जिन जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है, वो आइडियल्स, वो एस्पिरेशंस हम अचीव करेंगे. हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारी कंट्री में वो आइडियल्स, वो एस्पिरेशंस हमें देखने को मिले. क्यों? क्योंकि हमें वी आर सेल्फिश अबाउट इट. हमें वो मिले ही नहीं जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे. अब बेरेबरी यूनियन के केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1960 में. द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that the preamble to the Constitution is key to open the mind of the makers, and shows the general purpose for which they made the several provisions in the Constitution. Constitution क्यों बनाया गया ये हमें preamble से पता लगता है. You can mention this case law as well. चलिए आगे आ जाइए. उसके बाद पर्पस क्या है दोस्तों? पर्पस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स यहां पे इंडिकेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आता है. कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आता है? हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. फिर आप जब प्रियम्बल के एंड में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा दैट वी ओनली हैव अडॉप्टेड इट. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt, enact and give to ourselves. We, the people of India, have given this Constitution with the help of preamble. We are getting to know that we have given this preamble, this Constitution to ourselves. Who has adopted, who has enacted and given to ourselves? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पे इनैक्ट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया और हमने अपने आप को यहाँ पे संविधान समर्पित कर दिया. मेरे दोस्तों ध्यान रहेगा इस चीज का, ये पॉइंट याद रहेगा. क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स, दैट इज द हु इज सॉवरेन इन इंडिया. गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अगर मैं आपसे पूछूं इन इंडिया हु इज दी सॉवरेन बॉडी, किसको सॉवरेन कहोगे? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स. फिर उसके बाद देखिए इट कंटेन्स द इनैक्टिंग क्लॉज विच ब्रिंग्स फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इफेक्ट में लाता है संविधान को. एक चीज याद रखिएगा, लॉ डे हम मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को
और संविधान के बहुत सारे प्रावधान, जैसे कि सिटीजनशिप, जैसे कि लास्ट पार्ट जो हमारे संविधान का है, जो कमेंसमेंट की बात करता है, भाई अगर वो आर्टिकल ही इन्फोर्स नहीं आता तो हमारे संविधान इफेक्ट में कैसे आता? तो हमने उसको लागू कर दिया था। उस टाइम पे जरूरत थी कि हम किसको नागरिक कह रहे हैं, किसको नागरिक नहीं कह रहे हैं। आपके 1950 में, 1950 में किसको नागरिक कहा जाएगा, किसको नागरिक नहीं कहा जाएगा, उससे रिलेटेड कानून फोर्स में तो आना जरूरी है। तो देयर वर प्रोविजंस व्हिच केम इनटू फोर्स। मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये देखिए, so we are here talking about article 393. Just a second. (393) talks about the short title. The commencement, article 394 here talks about this article, that means article 394, remember this always. This article and article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 Election Commission of India, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92 and my dear friends 93 shall come in force at once, and the remaining provisions of this constitution shall come into force on the 26th day of January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of this constitution. तो लॉ डे वाले दिन या 26 नवंबर 1949 को, my dear friends, I hope you will remember this, that many of the provisions came into force. Few of the. फिर तीसरे पॉइंट पे आइए, प्लीज याद रखिएगा, हम यहाँ पे पर्पस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस? एक साथ क्लब करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया? एक स्टेटमेंट दे देंगे, व्हाट डज द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट? उस स्टेटमेंट में कुछ है नहीं भाई, मान के चलो री बेरीबेरी यूनियन का कोट कर दिया आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है, उस स्टेटमेंट में कुछ है नहीं। अब आप कंफ्यूज्ड हो, अरे क्या कुछ एडवर्स तो नहीं कहा था, कुछ अपोजिंग तो नहीं कहा था, कहीं ओवररूल तो नहीं कर दिया था? नहीं किया, वो जनरल बात पूछना चाह रहा है, बस वो कोट कर दे रहा है और देख रहा है, आपको जज कर रहा है कि आपको किस हद तक की नॉलेज है। लिखना आपको दोस्तों यही है, यू हैव टू राइट दिस ओनली, बट you should have deep knowledge about the topic. So it has limited role in interpretation relevant. See, this point is very, very. Why? Because we get to know the justiciability of preamble or the non-justiciability of the preamble. So what we see here is it has limited role in interpretation relevant only when there is ambiguity or dispute regarding any matter. So we have seen numerous times that High Court, Supreme Court has quoted the preamble, है ना, बहुत बार कोट किया है preamble, मेंशन किया है अपने जजमेंट में preamble के बारे में। preamble को itself आप as making it enforceable या for justiciability, या आप कहिए कि आप अपनी राइट को क्लेम करके प्रीएम्बल के थ्रू जा रहे हैं और प्रीएम्बल में दिया गया है दिस इज माय फंडामेंटल राइट, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। बट येस, फॉर एग्जाम्पल माइट बी दे माइट अराइज अ सिचुएशन वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट स्टक ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, इज स्टक ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, मतलब किस राह जाए नहीं क्लियर हो रहा है। जजेस हैं, ऊपर से आसमान से नहीं आए हैं, कभी कभी फंस जाते हैं किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे, or they are not clear about a provision, might be in the constitution,
might be linked to some other law like IPC, BNS, etc., and the constitution is also coming into play, and preamble can be used to interpret the provision and thereby doing justice between the parties. Are you understanding? What is the scope, the ambit of usage of preamble? I cannot go that, my lord, my preamble has been violated, or my right under the preamble has been violated, or something which is given to me in the preamble has not been fulfilled. No, I cannot do that. You understand? In the landmark judgment of Randhir Singh versus Union of India, the Supreme Court, relying on the preamble and Article 14 and 16, held Article 39A of the DPSP, Article 39A, A wala A nahi, A wala A, of the directive principles envisages a constitutional right of equal pay for equal work महिलाओं और आपके पुरुषों के लिए। बराबर समानता होनी चाहिए ना। जब आप तनख्वाह की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं कि वो मजदूरी कर रही है, आप भी मजदूरी कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा दिहाड़ी मिल रही है, उसको कम मिल रही, रीजनिंग क्या है, रीज़न क्या है? बट हाँ, कई बार ऐसा अगर आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या ये इसने हमेशा प्रूव किया है कि ही इज़ बीन वर्किंग विथ मी एंड ही इज़ ऑलवेज लाइक इन द कंपनीज, देयर कैन बी अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट or there can be a difference in the salary. Are you understanding? In the pay scale there can be a difference according to the performance के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट रणधीर सिंह के केस में ये क्लियरली कहा गया 14-15 प्रीएम्बल और आर्टिकल 39A को मिक्स करके यहाँ पे यूज करा जाता है प्रीएम्बल को, यही वैल्यू है। आगे आइए दोस्तों। नाउ आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स जस्ट क्लियर दिस। The biggest question here is that whether the preamble is the part of the constitution or not. What does this mean? What does this imply? क्या मतलब होता है? क्या इससे आपको समझ में आ रहा है? कई बार ये भी दिमाग में आता है कि मैम इसको पार्ट है या नहीं है, इससे फर्क भी क्या पड़ रहा है, या ये क्वेश्चन ही क्यों अराइज हो रहा है कि ये पार्ट में है या नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि अमेंडमेंट के टाइम पे कई बार ऐसी चीज़ें उठती हैं कि किस चीज़ का अमेंडमेंट होगा, किस प्रोविजन का अमेंडमेंट होगा, संविधान को पूरा अमेंड करा जा सकता है या किसी भाग को अमेंड करा जा सकता है। तो ये सारे सवाल अक्सर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे थे 1950 के बाद से। सिमिलरली प्रीएम्बल से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो अराइज हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, वेदर द प्रीएम्बल is the part of the constitution, because when it is clear that whether it is the part of the constitution or not, then only the amendment can be done or not can be done or cannot be done. Are you getting my point? जब आपको फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरी उंगली खराब है, गॉड फॉरबिड मेरी उंगली खराब है, और मैं डॉक्टर के पास गई हूँ कि मेरी उंगली का, इस उंगली का ऑपरेशन कर दीजिए। अब मान के चलिए मेरी उंगली ही नहीं है, ये मेरी उंगली है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे जाके इसको, मैं कैसे कहूँगी डॉक्टर साहब मेरी उंगली खराब है, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। ये तो मेरा बॉडी का पार्ट ही नहीं है ना, तो उसमें चेंज करना, ठीक करना, नहीं करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है। तो पहले ये बताओ उंगली है भी या नहीं है? अगर है तभी तो ठीक कर पाऊंगा, अगर नहीं है तो क्या ठीक करूंगा? इट इज सिंपली लाइक दैट। नाउ दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर it is a part of the constitution or not because of the amendment, the point of amendment. I hope it is clear. तो preamble amendment पार्ट है संविधान का या नहीं है? सबसे पहले दोस्तों 10 साल के बाद संविधान लागू होने के सवाल उठा in the case of Beruberi's, the Beruberi Union 1960. In this case, my dear friends, Supreme Court held that the preamble was not the part of the constitution and could never be regarded as any source of any power. कि executive, legislature, judiciary, president, DPSP, fundamental right, फलाना ढिमकाना, कोई भी पावर अपनी preamble से नहीं गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि preamble संविधान का भाग ही नहीं है। The powers
आर एक्सप्रेसली ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कौन सी खेत की मूली है? री बेरुबेरी यूनियन के केस में कहा गया प्रियम्बल प्रियम्बल की हैसियत क्या है कि किसी को पावर देगा, जबकि संविधान में सब कुछ खुद ही पावर हमने दी हुई है। वही प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रावधान हमने बनाए हैं, पीएम से रिलेटेड प्रावधान हमने बनाए हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, हमने फंडामेंटल राइट्स बनाई। ये प्रियम्बल क्या है जो पावर देगा? लिमिटेड एप्लीकेशन, एंड इसका एप्लीकेशन लिमिटेड होगा, एंड कैन बी यूज्ड वेयर देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन दी स्टैट्यूट और लॉ। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि अगर स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तभी यूज करना। इफ द टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एम्बिगुअस और केपेबल ऑफ टू मीनिंग्स इन इंटरप्रेटिंग देन सम असिस्टेंस, कुछ मदद आप प्रियम्बल से ले लेना। ये पावर हम दे रहे हैं। प्रियम्बल की वैसे कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ इतनी हैसियत, लिमिटेड एप्लीकेशन है। लेकिन हाँ, संविधान का अगर कोई शब्द समझने में दिक्कत आ रही है तो प्रियम्बल का रेफरेंस जरूर ले लेना, ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई चीज डिनाई नहीं करी गई यहाँ पे, ठीक है। पार्ट के बारे में जरूर बात करी। आगे आइए अब। हेंस, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हेंस, बिकॉज हियर it was declared that the preamble was not the part of the constitution, because of this only it was very clear from Re Berubery's case, and Supreme Court also said that expressly also that no, the preamble, my dear friends, cannot be amended. Do not think that preamble, because of its rigidity and because of this value of the preamble, the Supreme Court has said that no, preamble cannot be amended. Because it was not the part of the constitution, we will not amend it. We are giving a limited application to it. आगे आइए। Then comes the landmark case where the Supreme Court overturned what it earlier said in Berubery's case. केशवानंद भारती's judgment is also related to preamble. Remember that 1973 का वो साल था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का भाग है। दो in any ordinary statute not much importance is given to the preamble. संविधान में कृपा करके सारी इंपॉर्टेंस प्रियम्बल को दे दीजिए। प्रियम्बल हमारे संविधान का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है, and should be read and interpreted in the light of the grand, and ये पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, this is been asked, ये लिख लीजिएगा, आप स्टार लगा लीजिएगा नोट। in which case it was been held that the preamble should be read and interpreted in the light, the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. This was said in Kesavananda Bharti. So hence, because the preamble is the part of the constitution, it can be amended, but amendment should be for the betterment, for the upliftment. जब आप संशोधन करोगे तो आप क्या भला कर रहे हो? देश का, संविधान का, प्रियम्बल के खुद का। ये सारी चीजें देखी जाएंगी। because let me tell you, in many cases, we will be studying those cases as well. In many cases, it was also held that the preamble is the part of the basic structure of the constitution. So because something is coming under the basic structure of the constitution, the question of amendability arises. क्या amendment हो सकता है, नहीं हो सकता है? बेसिक स्ट्रक्चर के पूल में डाल दिया तो amendment करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो बेसिक स्ट्रक्चर में भी आप एक तरफ कह रही हूँ मैम कि वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है, फिर आप कह रही हो कि अमेंडमेंट अलाउड। जी हाँ, अमेंडमेंट अलाउड है। और 1976 में दोस्तों ये हुआ भी, अभी हम देखेंगे हुआ क्या। 1973 में ये बात हो गई क्लियर कि संविधान का भाग है प्रियम्बल, और हम बेटरमेंट के लिए, चीजें बेटर करने के लिए हम प्रियम्बल को अमेंड भी कर सकते हैं। क्या बुराई है इसमें? देखिए, तो the question was raised for the first time before the Supreme Court in the historic case केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि मैंने आपको बताया।
तो बेरुबेरी के केस में तो इट वाज वेरी क्लियर कि आपने कुछ वैल्यू ही नहीं दी उसको। केशवानंद भारती केस में ऑन द क्वेश्चन वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, द मेजॉरिटी हेल्ड that the preamble holds the basic features of the constitution and the preamble cannot be amended. If any of these elements are removed, the structure will not survive and it will not be the same constitution or it cannot maintain its identity. An amending power cannot be said as to confer power on the parliament to take away any of these fundamental rights and basic characteristics. The amending power cannot change the preamble in such a way that it ceases to be a sovereign democratic republic. It can only be done by destroying the constitution. बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में ये केशवानंद भारती केस में कह दिया गया था। तो याद रखिएगा, इस केस में ये भी चीज़ क्लियर करी गई कि आप किसी भी रूप से आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते प्रीएम्बल में। अमेंडमेंट अगर आपको करना है तो सिर्फ आप बेटर कर सकते हैं चीज़ों को। तो केशवानंद भारती केस से दो चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि संविधान का भाग है प्रीएम्बल, और दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि हर एक ग्रुप में या हर जनरल वे में आप प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली कह दी गई। देखिए, किसी भी पॉइंट में ये क्लियर नहीं हो रहा है या ये इम्प्लाई नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट अलाउ किया, बट यस, अमेंडमेंट सिर्फ इस हद तक की अलाउ किया है कि आप प्रीएम्बल के, बस सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, अमेंडमेंट वाज अलाउड इन केशवानंद भारती केस ओनली टिल द एक्सटेंट दैट अमेंडमेंट इज नॉट changing the basic features of the preamble. It is not hurting or hampering the basic features of the preamble. I hope I am very clear on this point. तो ये दो चीजें या ये दो केस आपको अपने प्रीएम्बल के मेंस के क्वेश्चन में जरूर लिखने हैं। ये दो केसेस हर एक बंदा लिखता है। इन केसेस के अंदर आप किन पॉइंट्स में फोकस कर रहे हैं डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वही आपका आंसर होगा हमेशा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आंसर आप लिख रहे होंगे। आगे आइए, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट की। दोस्तों, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पास हुआ था 1976 में। ये अमेंडमेंट 1976 में आया था। ये ट्रिक है याद करने की, 42nd के लिए हमेशा 76 होगा, 4 + 2 6, और 44 के लिए 78 याद रहेगा आपको। अब इसमें दोस्तों दो शब्दों को ऐड किया गया। एक शब्द था सॉवरेन, एक शब्द था सोशलिस्ट, और दूसरा शब्द था सेक्युलर, और दूसरा शब्द था सेक्युलर। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, और उन्होंने दो शब्दों को ऐड किया, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट और सेक्युलर दो शब्द ऐड जब किए गए तो अगेन ये बहुत सवाल उठे, क्या इन वर्ड्स को ऐड करना ज़रूरी है? क्या इन वर्ड्स के बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट या सेक्युलर नहीं है? आर देयर नॉट एनी इनफ प्रोविजंस to declare that our constitution is secular in nature, sovereign, socialist in nature? बहुत सारे सवाल आज भी उठते हैं, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है ये रिसेंट 25 नवंबर की खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल किया गया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द 1976 में ऐड किया गया, एक्चुअली हुआ क्या, 1949 में हमने अडॉप्ट कर लिया, एनैक्ट कर लिया और अपने आप को दे दिया प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें अभी हमने आपको बताई। फिर सवाल ये उठता है कि 1949 50 1 और 20 21 एंड 76 ईयर, अराउंड 26-27 ईयर्स, 26-27 ईयर्स के बाद हमने इस स्टेज पे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SDR था अभी तक की। फिर हमने 27 साल के बाद कहा नहीं नहीं नहीं, SDR नहीं है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर SSDR है, ट्रिपल SDR है। ये तो बात है ना। तो ये जो दो ऐसा आपने ऐड किए हैं, आप 1949 में कह रहे हो
कि हमने ये अडॉप्ट किया और अपने आप को दिया है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट करने के बाद आपने ये दोनों ऐड किए और अभी भी आप अडॉप्शन डेट यही बता रहे हो। ये डेट का कोई वर्णन ही नहीं है कि अमेंडमेंट इसमें किया गया था, हालांकि वो एक्स्ट्रा नोट्स कमेंट्री लिख दी जाती है, बट इसी से रिलेटेड डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसने फाइल किया एक बार देख लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा और कहा नहीं ठीक है, सेक्युलर और सोशलिस्ट जो ऐड किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। द ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन अ बैच ऑफ पिटिशन चैलेंजिंग द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इनटू द प्रीएम्बल 1970 विद रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पहले तक का होगा। ये माना जाएगा कि 1949 से ट्रिपल SDR है। तो ये पिटिशन फाइल किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया 1976 में ये दो शब्दों को ऐड किया गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। बट आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन शब्दों को ऐड करके हमने प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स को ऑल्टर किया क्या? बेसिक फीचर्स को ऑल्टर किया क्या? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अपनी लास्ट क्लास में पूछा था, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में दिया था। इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ठीक है? क्लियर? ये दो शब्दों को हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया। चलिए अब हम कुछ शब्दों को यहाँ पे कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, जो मैं लिख रही हूँ काइंडली नोट डाउन। जब हम लोग बात करते हैं सॉवरेन की, क्या मतलब होता है सॉवरेन? सॉवरेन शब्द से आपको क्या समझ में आता है बताइएगा, क्या लगता है? सबसे पहली चीज आप क्या बोलोगे? सबसे पहली चीज लिख लीजिए, बढ़िया सी राइटिंग में लिखिए, फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स। अफेयर्स वाले अफेयर्स नहीं दोस्तों, अफेयर्स वाले अफेयर्स नहीं, मतलब जो कंट्री में अफेयर्स होते हैं वो। तो फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स सबसे पहली चीज, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंसी दर्शाता है, ये इंडिपेंडेंस दर्शाता है कि नहीं है? दूसरा लिखिए, neither the dependency, ऐसे ही लिखिएगा आंसर राइटिंग में, neither the dependency nor the dominion, neither the dependency nor the dominion of any other power, ना तो किसी और पावर पे हम डिपेंडेंट हैं और ना ही किसी अदर पावर से हम किसको इंप्लाई कर रहे हैं, ब्रिटेन, ना ही किसी अदर पावर के हम दोस्तों डोमिनियन रहे हैं। मस्त हो गए, अब हम मस्त हो गए। फिर आइए बड़ा सवाल उठता है, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ट्राइंग टू गिव द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। दिस इज अ क्वेश्चन, yes, this is the question that whether the external sovereignty of India has been hampered by the membership with UN and Commonwealth of Nations signatory है। एक सवाल जरूर है, जवाब आपको पता होना चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने लॉ वाला पे फाउंडेशन बैच पढ़ाया ना, मुझे बहुत मंद बुद्धि आए बच्चे वहां पे, दे आर नॉट क्लियर। इसीलिए मैं इसको बेस बना रही हूं कि आप रेफर करो एटलीस्ट किसी, भाई HM सिरवई लेके बैठ जाओ ना आप। इतने डाउट्स हैं आपको, मुझ पे डाउट रेज करने की जरूरत नहीं है। तो कहने की बात यह है, मेंबरशिप with the UNO, the United Nations Organization, and the Commonwealth of Nations does not
डज नॉट अफेक्ट, कैसे, किस पॉइंट पे कह रहे हो आप? भाई आज से मेंबर नहीं हम यूएन के, और यूएन का जो मेंबर नहीं है उसकी अपनी कमियां हैं। आप पावर में हो भाई। मेंबरशिप विद यूएनओ एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डज नॉट अफेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है? बात समझ में आई? सॉवरेन से एक और चीज समझ में आती है कि अब भारत फ्री है, इंडिया फ्री है कि वो अक्वायर कर सकता है एनी टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी को अक्वायर कर सकता है। और साथ ही एक चीज तो इससे समझ में आती है कि ये जो सॉवरेनिटी है, ये जो सॉवरेनिटी है, अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद दी, क्या ये लिखा है मैंने, लाइज विद दी पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ भारत या इंडिया। क्लियर ऑन दिस? समझ में आई बात? अभी ये मैंने लिख दिया ऐसा, आप चाहो तो आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। 4 पॉइंट सॉवरेनिटी में लिख लोगे, इसमें से एक भी पॉइंट यूज कर लिया या दिमाग में रह गया आंसर एग्जाम के टाइम पे, तो मेरा तो वारे नहीं आ रहे। आइए अब यहाँ पे एक केस देखिएगा, केहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है। क्वेश्चन वाज रेज्ड माय डियर फ्रेंड्स, in this case the question was raised, how a people is sovereign? Supreme Court held that the constitution emanated from the people of India is a legal fiction and conclusive assumption which can't be questioned. इसको question नहीं किया जा सकता है। Persons in government and parliament are representatives of people. They represent the, किल लिख दिया, वाह वाह भाई वाह, the will of the people. तो ये केहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की बात है, को भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उठा था, हाउ पीपल इज सॉवरेन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एमिनेटेड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। ये लीगल फिक्शन है और कंक्लूसिव अजम्पशन है जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। लोग पार्लियामेंट ये रिप्रेजेंटेटिव है इन्हीं लोगों के, दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। समझ में आया? ये सब बॉडीज हैं जिनको हमने बनाया है, पार्लियामेंट को, सरकार को, एग्जीक्यूटिव को, राइट? फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट की। द वर्ड सोशलिस्ट, तो एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, जो इकोनॉमी है, द टाइप ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया वी फाइंड? इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट साथ साथ भाई भाई मिलके काम करते हैं, है ना? अब ये शब्द को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, मैं स्टार लगा दे रही हूं यहाँ पे, ये आपको याद रहेगा। याद रखिएगा, हमने भारत में द टाइप ऑफ सोशलिज्म जो कहा जाता है भारत में हमने अडॉप्ट किया है, वो है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो इतना ज्यादा फिलॉसफी में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीएचडी करने की जरूरत है नहीं। गांधीयन सोशलिज्म को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। गांधी जी का मेन एम क्या था? सोशलिस्ट शब्द से हम क्या समझते हैं? गांधी जी का मेन एम क्या था? दिमाग में लाइए, कोशिश करिए, सोचिए। क्या इनइक्वालिटीज इन इनकम को हम रिड्यूस कर दें, सबका भला हो भारत में, भारत के बनाए गए प्रोडक्ट्स को ऊपर किया जाए, भारत के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हों, बाहरी चीजों को हम ज्यादा प्रेफरेंस ना दें, भारत की चीजों को हम प्रेफरेंस दें, इकोनॉमी सेक्टर को बढ़ाएं, पावर्टी घटाएं, यही सब तो चीज है ना। इसी टाइप का सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हमने प्रियम्बल में अडॉप्ट किया है। ये सब चीजें हम लोगों को डीपीएसपी में भी दिखती हैं, जिसका रेफरेंस यहाँ पे आर्टिकल 39 में मैंने आपको दिया है। तो एम क्या है? रिड्यूस दी इन, सबसे बहुत जरूरी है ये, इनइक्वालिटीज इन इनकम
eliminate poverty, disease, etc. है कि नहीं है दोस्तों? तो ये this type of socialism we have adopted in the Constitution of India, that is Gandhian socialism. ठीक है, क्लियर? 1976 में ये हमने ऐड किया। फिर आगे आइए दोस्तों, ये देखिए एक्सेलवियर का केस देखिए। एक्सेलवियर वर्सेस यूनिवर्सिटी 1979 सुप्रीम कोर्ट, एडिशन ऑफ द वर्ड सोशलिज्म माइट एनेबल द कोर्ट टू लीन मोर इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन। कोर्ट्स जो है नेशनलाइजेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज का इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को जब हम बात करते हैं। डीएस नकारा के केस में कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लीनिंग हेविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। एक केस था बेटा चरणलाल साहू का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्ट्रिन पेरेंट्स पैट्रिया, सॉवरेन शुड ट्रीट हिज पीपल एज इट्स चिल्ड्रन। ये इस केस में इसके बारे में बात करी थी। ये डॉक्ट्रिन देख लीजिएगा एक बार, पेट्रिन्स है या पेरेंट्स है, पैट्रिया, सॉवरेन जो है वो अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे, है ना, टू ट्रीट पीपल एज इट्स ओन चिल्ड्रन। आगे आइए तो फिर उसके बाद एक शब्द है सेक्युलर, बहुत बड़ा शब्द है और बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी इसके थ्योरीज हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी सेक्युलर वर्ड आता है तो हम गवर्नमेंट की ओर से क्या जानते हैं, सरकार की ओर से हम क्या जानते हैं? क्या सरकार का खुद का कोई रिलीजन है? क्या स्टेट का खुद का कोई रिलीजन है? नहीं। तो सरकार का खुद का जब कोई रिलीजन नहीं है तो प्रियम्बल ये प्रमोट करना चाहता है, बेसिकली न्यूट्रलिटी दिखाता है, न्यूट्रल है। द स्टेट, द गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू रूल यू, रूल अस, should be neutral, has to be neutral in the aspects of, in the matters of governance, simple way में। तो गवर्नमेंट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, no religion of its own, no religion of its own। साथ ही एक और चीज इंप्लाई होती है कि स्टेट, the state should not be guided by religious affiliation, या बेसिकली किसी भी टाइप के रिलीजन से की तरफ झुकाव ना हो, बहाव नहीं होना चाहिए सरकार का, स्टेट का। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हमने अपने देश में कॉन्सेप्ट जो अडॉप्ट किया है, इट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम XYZ रिलीजन को मानते हैं, सरकार इस रिलीजन को मानती है, उसके बाद भी हमारा देश सेक्युलर है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेट का, सरकार का कोई रिलीजन नहीं है जिसको स्टेट मान रहा है। हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोट करते हैं। समझ में आया? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, राइट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रल वाला पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, स्टेट शुड बी न्यूट्रल। अच्छा, एक और चीज है, सेक्युलरिज्म का ये भी एक एस्पेक्ट निकल के आता है कि हर एक रिलीजन को, ऑल दी रिलीजन्स should have equal protection। क्या? equal protection। और लास्टली
हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देके रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सेक्युलर शब्द में आपको ये 4 मीनिंग याद रखनी है, या ये 4 या 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो आपने आंसर राइटिंग में शामिल बिल्कुल कर सकते हैं। केसेस देख लीजिए दोस्तों। अच्छा, सेक्युलरिज्म, अ स्टेट विच डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, बिल्कुल सही है, सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट करे जाते हैं, ये हमने फंडामेंटल राइट। अच्छा, एक और पॉइंट है, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने मिस आउट किया है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सेक्युलरिज्म इज नॉट एंटी गॉड। अगर हम ये कहते हैं कि स्टेट का कोई स्टेट इज सेक्युलर, द गवर्नमेंट इज सेक्युलर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट एंटी गॉड है, गॉड के कॉन्सेप्ट को बिलीव ही नहीं करती है। इट एलिमिनेटेड गॉड फ्रॉम द मैटर्स ऑफ द स्टेट एंड एंश्योर्स दैट नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ये इंप्लाई करता है ये कि सरकार गवर्नेंस के टाइम पे किसी रिलीजन को बीच में नहीं लाएगी। डॉक्टर B.R. Ambedkar states, secular states means is that parliament shall not be competent to impose any particular religion on the rest of the people. Similarly, the sarkar also cannot do that. तो ये चीजें याद रखनी है। केसेस देख लीजिएगा दोस्तों, केसेस देख लीजिएगा। हाँ, the concept of secularism is one of the facet of the right to equality woven as the central golden thread. क्वेश्चन पूछा जाता है, इस्माइल फारूकी केस में कहा गया था। सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है आपको। फिर SR बोमई का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर ऑल द केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। माइट बी सेक्युलरिज्म विल बी द मेन टॉपिक इन योर मेंस क्वेश्चन एंड इट में ऑल्सो इंक्लूड प्रीएम्बल एज अ टॉपिक। सेक्युलरिज्म मेन टॉपिक भी हो सकता है फुल फ्लैश 25 मार्क के क्वेश्चन के लिए। द टर्म सेक्युलर हैज नॉट बीन डिफाइंड, नहीं डिफाइन किया कि बिकॉज इट इज अ वेरी इलास्टिक टर्म, नॉट केपेबल ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। सेक्युलरिज्म is one of the basic structures of the constitution which can neither be abridged nor can be defeated. SR Bomai 1994. Pluralism is the keystone of Indian culture and religious tolerance is the bedrock. Religious tolerant का मतलब क्या है? Religious tolerant का मतलब ये है कि हम सरकार है, हमें पता है ये XYZ इतने सारे रिलीजन्स हैं, वो अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से करें, हम उनको इस प्रकार से गवर्न करें कि हम उनके रिलीजन्स में इंटरफेयर भी ना करें, और हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा हर एक रिलीजन के लिए, हम बराबरी से हक देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स इक्वली गुड एंड एफिकेशियस पाथवेज टू परफेक्शन ऑफ गॉड रियलाइजेशन। सबका, हर एक रिलीजन जो है ऊपर वाले के लिए ही है, गॉड को रियलाइज करने के लिए या गॉड से स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाने के लिए है। अरुणा रॉय का केस बहुत जरूरी है। Said the Supreme Court said that secularism has a positive meaning that is developing understanding respect towards different religion. हम ये नहीं कह रहे हमारा खुद का रिलीजन है, हर एक रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। Although the words secular state are not expressly mentioned in the state, in the state, okay, but there can be no doubt that the constitution makers wanted to establish such a state which is a secular state. And accordingly, Articles 25 to 28 had been included. 1976 से पहले की सिचुएशन देखो ना SDR वाली, तो तब भी हमने 25 से 28 तो दिया था ना। ये कैसे कह सकते हो कि सेक्युलर नहीं था हमारा स्टेट तब? आइए आगे आइए। अब शब्द बच रहा है हमारा डेमोक्रेटिक। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, याद है? अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? द गोल्डन वर्ड्स ऑफ अब्राहम, द गवर्नमेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल and for the people। वो सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई गई, जो लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करती है
और लोगों के लिए कानून बनाती है, उनको गवर्न करती है। जी हाँ, apparently might be countries look like democracy और democratic, क्योंकि लोग इलेक्शन में जाते हैं, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, गवर्न किया जाता है हमें थ्रू लॉज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड ऑल। apparently it might look like, but in essence, इन्होंने यहाँ पे बोला है एसेंस वाइज एक्चुअली सरकार जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करती है, कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हम ही को गवर्न करती है, हम ही से बनी है, हम ही इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, हमारे, देखिए कोई हमारे लिए काम कैसे कर रहा है हमें पता लगता है जब हमारा फायदा होता है, जब हमारा भला होता है, जब हम अपलिफ्ट होते हैं, हमारी नौकरी लगती है, हम प्रमोट होते हैं, हमारे घर का लाइफस्टाइल एक्स था, हमारे घर का लाइफस्टाइल जेड हो गया भाई, हमारे लिए काम हुआ है, दिख रहा है। इन एसेंस, इन इफेक्ट, apparently it might look like a democratic country, any country I'm talking about, but whether it is in essence, this was been quoted by Abraham Lincoln. वो डेमोक्रेसी एसेंस में, बिग क्वेश्चन। चलिए फिर उसके बाद भारत में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे रेफरेंडम एक्सेट्रा होते हैं, आपके पोल्स एंड ऑल होते हैं, हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो टाइप निकल के आते हैं, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए। एक होती है दोस्तों पार्लियामेंट्री, और दूसरी होती है दोस्तों प्रेसिडेंशियल। एक होती है पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल। ये किस कंट्री में है आपके लिए सवाल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम जानते हैं भारत, ब्रिटेन एक्सेट्रा, राइट। ये हमने भारत में अडॉप्ट किया है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पे आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल वाला जो मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बात, दैट इन अ डेमोक्रेसी, that in a democratic nation the supreme power किसके पास होती है, is with the elected representative। अब दिल्ली में तो यही प्रॉब्लम है ना, दिल्ली में प्रॉब्लम यही थी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारे कोई कहना ही नहीं मानता है, ब्यूरोक्रेट नहीं मानते, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के इस मामले में इसलिए तो जीत हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, द सुप्रीम पावर इज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यही होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पहुंचा नहीं पहुंचा आपको? बस यही होता है डेमोक्रेसी में। ऑल्सो वन थिंग रिमेंबर that government works according to, in a democracy, the needs and the consent of the governed, यानी कि जो पीपल, जिन लोगों को आप गवर्न कर रहे हो, उनके भले के लिए, उनकी नीड्स के लिए, और उनको उनके कंसेंट से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। तो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है प्रीएम्बल में ये इंप्लाई करता है। दोस्तों समझ आई? आगे ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बताऊंगी नहीं, कहाँ मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कब मिलेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको टेलीग्राम आईडी भी बताई है, वहाँ चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएंगे, और आपको PW के एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे आइए। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है मैंने आपको बताया डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वेस्ट इन दी पीपल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हम जाते हैं वोट डालने के लिए, हमारे
चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, बैठते हैं, हु acquires the power, who exercise the power of legal as well as political sovereignty. The electorate choose, हम जाके चूज करते हैं representatives who carry on the government. It is for this reason that this type of democracy is called as representative democracy. In the Indian Constitution, we have adopted indirect or representative system of democracy. All the adults above the age of 18 years have a right to vote. The terms democracy in the broadest sense, in addition to political democracy, also social and economic democracy भी इसके अंदर included होता है. The term democratic is used in this very sense in the preamble. कि political democracy है, लोगों के पास वोट करने का अधिकार है. क्या लोगों के पास यहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी में अगर आप देखें, क्या उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है? क्या उसके इकोनॉमिक रूप में उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में, कियोटो होलोलांड वर्सेस जाचिलू के केस में, it was held that the democracy is the part of the basic feature of the constitution. You cannot hamper it. You cannot do that. दोस्तों लास्ट वर्ड जो हमारा बच रहा है वो है रिपब्लिक. तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो एक होती है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और एक होती है मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. है कि नहीं है? मोनार्कियल, रिपब्लिकन, मोनार्कियल. ये कहां पे देखने को मिलती है? अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां बता रही है, फिर यहां पे मोनार्कियल बता दी. ब्रिटेन, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में रानी जी थी, रानी का शासन था, ताजपोशी होती है, वहां पे किंग या क्वीन ही रूल करते हैं. द क्राउन इज प्रेजेंट. देखा है नेटफ्लिक्स का सीरीज द क्राउन? जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीरीज. समझे? क्राउन वहां पे प्रेजेंट है, साथ ही प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है. रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? जब हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमेशा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? इंडिया इज अ रिपब्लिक, SDR, ठीक है. हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेज. प्रेज इज इलेक्टेड. जिस भी देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होता है, उसको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हो या टाइप ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो. पहुंचा नहीं पहुंचा? उड़ गया दिमाग से? बताइए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं समझे? वहां पे क्वीन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे भी PM आपको मिलेंगे, PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं. डिफर्स कंट्री टू कंट्री, भारत में है. अच्छा, दो मीनिंग रिपब्लिकन की और होती है, डोंट फॉरगेट दैट. एक तो मैंने आपको भी बता दी, दूसरी देखिए, दूसरी नोट डाउन करिएगा. पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पीपल के पास होती है. पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन दी पीपल. एक बात बताइएगा, ये लिख के जो मैं बता रही हूं आपको, ये आपको जम रहा है कि लिखा लिखाया जमेगा? नेक्स्ट क्लास से बता दीजिएगा. और एक और चीज है, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होता रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. वहां पे प्रिविलेज क्लास है, खून से, ब्लड लाइन से चल रहा है शासन. नो प्रिविलेज क्लास इज हियर. कहने का मतलब क्या है? फ्रांस में भी मोनार्की थी, किंग लुई 16 बनता है जब. नो प्रिविलेज क्लास इज देयर, मतलब सरकारी ऑफिसेज जो हैं, जो जॉब्स हैं, सबके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल, है ना. जॉब, एडमिशंस, ओपन टू ऑल. ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया रिपब्लिकन. अब ये कुछ फॉर्म्स ऑफ हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, कौन कौन सी कंट्रीज में, देख लीजिएगा इसको एक बार, रेफर भी कर लीजिएगा, एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा. बस दोस्तों, ये आपका प्रिएम्बल है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, लर्न कर लीजिएगा आज ही. Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic republic.
and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. Justice, what type of justice? Social, economic, political. Liberty of what? Thought expression, belief, faith and worship. Equality of what? Status and opportunity. And to promote भाईचारा, fraternity, assuring. fraternity से हम क्या assure करेंगे कि हर एक पर्सन की खुद की डिग्निटी है और इससे भारत की अखंडता और सांप्रभुता भी रहेगी ना. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हिंदी में थोड़ी कमजोर. इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, ये मैंने आपको बता दिया था. डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. अब ध्यान रखिएगा, ये आपका मेंस का सवाल है. आंसर प्लीज लिख लीजिएगा और गलतियां करिएगा तो पहाड़ दीजिएगा पेज, वापस से लिखिएगा. ये आपका काम है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता. ये पूछा गया था बिहार जुडिशियल सर्विस में सन 2000. तो ये देखिए सेक्युलर नेचर ही पूछा आपसे. प्रीएम्बल के बारे में बताइए, सेक्युलर नेचर के बारे में बता दिए. इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन एंड करेंगे जहां पे हमने प्रीएम्बल को धुआं कर दिया है. प्रीएम्बल हमने देखा, उसकी अमेंडेबिलिटी देखी, वो पार्ट है या नहीं है वो देखा, और प्रीएम्बल के 5 शब्दों को हमने यहाँ पे समझ लिया है. ठीक है, विद केसेस आप तैयारी कर लीजिएगा. हम अपना काम कर रहे हैं, क्या आप अपना काम कर रहे हैं ये देख लीजिएगा इसी नोट पे. दोस्तों आज का सेशन एंड करते हैं, समाप्त करते हैं. अपना ध्यान रखिए गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड गाइज. गुड बाय. सी यू टुमारो विद द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, चलिए अलविदा, बाय बाय गाइज.